राहुल गांधी नाम तो सुना होगा। मेरे माइंड में है ही नहीं। गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। अरे नहीं यार, यही राहुल गांधी है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अरे नहीं, ऐसा कुछ हुआ है यार, आई प्रॉमिस यही राहुल गांधी है। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। अरे यार आई स्वेयर यही राहुल गांधी है। इनकी बात को सीरियसली मत लो, वोटर भी नहीं लेते हैं। अमेठी के नतीजे पे मैं कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी की जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं। हद है यार, अरे जिंदा है। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ से मोबाइल नहीं होता। ये क्या बात करते हैं यार। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राहुल गांधी बिल्कुल सही सलामत हैं। यहाँ तक कि दुनिया में एक ही नहीं, दो राहुल गांधी हैं। हाँ जी, एक है इंडिया के नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी। चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे, मतलब जाति जनगणना। उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देख, ओए वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट। ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा, ठीक है? इसका नाम अदानी। वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे डंडा लिए खड़ा होगा। अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। बताओ 50, 15 कितना हुआ? 73, 73। नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए आपने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। और दूसरे हैं इंडिया के पोटेंशियली सबसे डेंजरस पॉलिटिशियन राहुल गांधी। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ यहाँ, आ जाओ, आ जाओ। डरना नहीं है, इसको बुलाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको। The secret China deal that was signed in 2008, Congress has not yet published the details. मैं छोड़ता नहीं हूँ, मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। और हम बात करेंगे कि क्यों इस दूसरी राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से देश में दूसरा ही नहीं बल्कि तीसरा, चौथा, 5वां पार्टीशन भी हो सकता है। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ एंड अवार्ड नॉमिनेटेड सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। क्या बताऊं, अब तो हम बड़े लोग हो गए यार, हैं अवार्ड नॉमिनेटेड हो गए लोग। अब यार सड़क पे मिलना तो फोटो के लिए नहीं पूछना आप मेरे से। अब हम बहुत बड़े लोग हो गए हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर छोड़ो, सच बात तो ये है कि लोग सड़क पे देखते हैं तो गालियां ही देते हैं। एनीवे वीडियो की बात करते हैं। आपको शायद याद होगा कि पिछले साल राहुल गांधी जी ने मैसिवली सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ये यात्रा इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि इस यात्रा के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने 3 स्टेट्स में इलेक्शन हारे थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के एक्स कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ने और कांग्रेस के सीनियर लीडर मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दी थी। ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके बाय। तो इतनी बड़ी रैली करने के बाद भी, इतने इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया कि इस हार का जनता से न्याय मांगा जाएगा। एक सेकंड, यहां लिखा हुआ है, ओ जनता के लिए न्याय मांगने जा रहे हैं। चल। राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया है कि वो मणिपुर से मुंबई तक का भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे। ये यात्रा 6713 किलोमीटर की रहेगी। इसमें 15 स्टेट्स, 110 डिस्ट्रिक्ट्स, 337 असेंबली सेगमेंट्स और 100 लोकसभा सीट्स को 67 डेज में कवर किया जाएगा। यात्रा का एम है पब्लिक में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स इश्यूज, लेबरर्स की पुअर कंडीशंस, अमीर और गरीब के बीच के बढ़ते गैप, और इसका मेन मुद्दा है कास्ट सेंसस को ऑर्गेनाइज करना पूरे देश में। तो मैंने शुरुआत में कहा था, राहुल गांधी न सिर्फ सलामत हैं, बल्कि देश में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो राहुल गांधी हैं। तो आइए सबसे पहले राहुल गांधी नंबर 1 की बात करते हैं, जो है देश के नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी। देखिए क्या है कि जनरली राहुल गांधी जी जो हैं जब इंटरव्यूज वगैरह देते हैं तो काफी स्क्रिप्टेड और काफी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वगैरह देते हैं। अब क्या है कि उनको खुला छोड़ दिया गया है भारत भ्रमण करने के लिए, जहां पर वो माइक लेके कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। जलवा है हमारा। और जिस तरह राहुल गांधी जी
दिन भर दिन यात्रा पर स्पीच दे रहे हैं, उसे लग रहा है कि उनका मेन कंपटीशन मोदी जी नहीं कपिल शर्मा है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी इतने इंस्पिरेशनल हैं कि ऑब्वियसली लाल सिंह चड्ढा ने भी उनकी लाइफ से ही इंस्पिरेशन लिया था। और आप देखिए कि देश के कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं इस समय। सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। राहुल गांधी जी सिर्फ कोयले के बारे में नहीं जानते, बल्कि इतने बड़े योगी हैं कि मीडिया को रीइंकार्नेशन भी समझा रहे हैं। All of you think you die, right? Everybody thinks you die. And everybody thinks you were born, right? Well, in India there are two philosophies. One that says that you never die, and the other that says you were never born. So the philosophy of Shiva says you were never born, you don't exist. And the philosophy of Vishnu says you never die. अरे कहना क्या चाहते हो? राहुल जी के अकॉर्डिंग भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने वाले भूखे मर रहे हैं। तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं, तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम। करते जाओ भैया, करते जाओ, जितना करना है करो, मजे लो, भूखे मर जाओगे सब। तो मैं आपको कुछ भूखे नंगे जय श्री राम बोलने वाले दिखा देता हूँ। लॉर्ड राम की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। अरे अगर आज आपका मंदिर बन रहा है तो जय श्री राम कहने में किसको क्या दिक्कत है? अरे 1000 बार बोलो ना। और इस वीडियो को अगर आप समझ सकें तो कसम से सीवी रमन के बाद दूसरा नोबेल प्राइज आपको ही मिलने वाला है। जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, यहाँ पे किसी का पैर टूटा, जब आप प्राइवेट अस्पताल में गए, आपने पैसा दिया, आपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की, जब आपने प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने पैसा दिया, आपने किसको दिया? आपने ना दलित को दिया, ना आदिवासी को दिया, ना पिछड़े को दिया। कोई सेंस है इस बात की? अगला वीडियो मेरा काफी फेवरेट है। देखिए, राहुल गांधी जी रीइंकार्नेशन के ही एक्सपर्ट नहीं है, कोयले के ही एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के भी फोरमोस्ट एक्सपर्ट है दुनिया के। भैया यहाँ पे आदिवासियों की जमीन कहाँ है वो पता लगाएगा, और फिर जहाँ भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है उसको ड्रोन सीधा अंबानी को, अदानी को बताएगा, और अदानी जी आके वहाँ पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपका उठा ले जाएगा। राहुल जी ने अगर सीरियसली यूट्यूब पे कमिट कर दिया ना तो दुग्गल साहब के चैनल को कड़ाके की टक्कर दे सकते हैं। और ड्रोन टेक्नोलॉजी ही नहीं, राहुल गांधी जी टेक्नोलॉजी के इतने फोरफ्रंट पर हैं कि एआई टेक्नोलॉजी भी आई थिंक इंडिया में उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। AI is applied on top of a network. AI can be applied on top of a production network. You can apply AI in a factory. You can apply AI on a consumption network. So, you know, people are consuming something, you're distributing something, you can apply AI on that. Now, what is the biggest problem in India? Our biggest networks are not connected at all. So you guys are a tiny network. You're 1% of the country, very small network. You're not connected to anything else. I mean, if you really want to bring India's power to bear, then you have to think about these things. Networks are energy, right? The moment you bring them together, it doesn't become 1 + 1 + 1. It becomes exponential. Blam, it just goes. And then these networks are not only physical networks, right? So there are caste networks in India. There are business networks in India. There are agricultural networks in India. So that to me is an interesting way to think about it. इस वीडियो को देखने के बाद खबर आ रही है कि ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने चैट जीपीटी बंद कर दी और अपने सारे पैसे राहुल जीपीटी डेवलप करने में लगा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल को भी क्राउड परेशान कर रही है यार। देख लीजिए किस तरह जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ। मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं, हाथ नीचे करो। वैसे क्राउड की भी गलती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। 100 बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो, ठीक है? में से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं, छोड़ो। बैगन। फिर देखिए, मीडिया हाउसेस में हो रहे अन्याय को भी ये उजागर कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं, ये मीडिया वाले जो घूम रहे हैं, मीडिया वाली कंपनी जो है, सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इनमें से 90% के मालिक कितने? 0। ठीक है। लेकिन एक कमाल की बात भारत न्याय यात्रा में ये हुई है कि भाई, जो लोग एक समय पर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाया करते थे, वो आज भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा में दिल लगाकर नाच रहे हैं। इसीलिए तो शायद लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और क्योंकि राहुल जी ड्रोन टेक्नोलॉजी और एआई को समझते हैं इतनी अच्छी तरह से, इसका यह मतलब नहीं कि अपने बेसिक मैथमेटिक्स को भी भूल गए हैं। बेसिक मैथमेटिक्स अभी भी उनकी देश में शायद सबसे स्ट्रांग है। बताओ, 50 15 कितना हुआ?
73, 73। और यही मैथमेटिक्स देखिए उन्होंने आदिवासियों के राइट्स के लिए कितने अच्छे से इस्तेमाल की है। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब देखिए, आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या रीजन हो सकता है कि बीजेपी को इतने भारी नंबर्स में वोटर्स ने 2014 और 2019 में वोट दिया। देखिए, मैंने अराउंड 10-12 रीजन तो इसी वीडियो में आपको दिखा दिए। देखिए, हमने राहुल गांधी नंबर 1 को तो खूब एंजॉय किया, लेकिन अब बात जरूरी है राहुल गांधी नंबर 2 को डिस्कस करने की भी। ये वो राहुल गांधी हैं जो जीत के सन्नी देओल की तरह मानते हैं कि अगर भारत उनका नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता। अगर उन्हें भारत की गद्दी नहीं मिली तो वो भारत को ही जलाकर राख कर देंगे। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत बड़े सन्यासी का रोल निभा रहे थे। वो भारत के सबसे बड़े तपस्वी बने हुए थे और पूरी दुनिया को त्याग के बारे में ज्ञान दे रहे थे। जब अर्जुन मछली की आंख में तीर मार रहा था तो उसने आपसे कहा, उसने कहा कि आंख में तीर मारने के बाद मैं क्या करूंगा? कहा था क्या? नहीं कहा था ना। उस कहानी का मतलब है, वो गीता में भी है, तुम काम करो, जो होना है होगा, ध्यान काम पे रखो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने खुद को भी मार दिया था। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इतना मेलोड्रामा करने का रिजल्ट ये हुआ कि 3 स्टेट में इलेक्शन भी हार गए और उनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियां ज्वाइन करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ये प्यार मोहब्बत छोड़ो, सीधे देश को जला के राख करने की धमकी देते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को पता है कि हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। उन्होंने जब जब हिंदुत्व का ढोंग किया है तो उन्होंने मुंह की खाई है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि ये ढोंग है। किसी ने बिल्कुल सही कहा था, वो बंदा, उसकी प्रॉब्लम क्या है? द वे ही हैज कम नाउ, ही सडनली ही हैज बिकम हिंदू, राइट? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। उनकी कोर कंपिटेंसी है, उसमें मत घुसो, कुछ नहीं होगा। दिख रहा है किराए की धोती पहन के आए हो। उल्टा इतना ढोंग करने के बावजूद भी उन्होंने देखा है कि 2014 के कंपैरिजन में 2019 में हिंदुत्व का ढोंग करने के बावजूद ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट सबका वोट शेयर बीजेपी के लिए बढ़ा है। एक CSDS सर्वे के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर ओबीसी में 2019 में 34% से 44% बढ़ा। शेड्यूल कास्ट का वोट शेयर 24% से 34% बढ़ा। शेड्यूल ट्राइब्स का वोट शेयर 38% से 44% बढ़ा और अपर कास्ट का भी 60% वोट बीजेपी को मिला। जिस बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, आज उसका सबसे बड़ा बेस ओबीसी और शेड्यूल कास्ट से आता है। उसके साथ साथ उनको अपर कास्ट का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इस बात से राहुल गांधी जी इतने खुंदस में हैं कि याद कीजिए, एक समय पर राहुल गांधी कहा करते थे कि उनको कास्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। The same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him. I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. और आज वही राहुल गांधी हैं जिनकी कैंपेन का सबसे बड़ा मुद्दा है कास्ट। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। ये अब मोदी जी को कास्ट के बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। मोदी जी को नकली ओबीसी बोल रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता मैं कैसे जानता हूँ? मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता मैं कैसे जानता हूँ? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते। ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का एक्सरे करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सरे कब होता है? जब हाथ टूटता है एक्सरे होता है। सही बात। वैसे ही जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। तो इस एक्सरे का मतलब हुआ कि भाई हम मोदी जी के ऊपर फॉल्स कास्ट के एलिगेशंस लगाएंगे, हम मीडिया से उनका कास्ट पूछेंगे। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं।
वो आदिवासी है नहीं। राम मंदिर में आए लोगों का कास्ट पूछेंगे, यहाँ तक कि मनरेगा में आए हुए लोगों का कास्ट पूछ रहे हैं। आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखिए उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है, भरी हुई है। अच्छा हुआ ये टिकट चेकर नहीं है, वरना फिल्मों के टिकट भी ये कास्ट देके ही देते। पब्लिक परेशान हो जाती, बोलती कि यार उस थिएटर में मत जाओ, वहां का थिएटर वाला बिना कास्ट पूछे टिकट ही नहीं देता। तो देखिए राहुल गांधी जी ने ये जो न्याय यात्रा निकाली है, इसका सबसे बड़ा मंत्र है कि भाई कास्ट सेंसस करना है और जितनी आबादी उतना हक, यानी जिस कास्ट की जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उस हिसाब से उस कास्ट या उस कम्युनिटी को हक दिए जाएंगे। इसका मतलब क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी सबसे छोटी है, राहुल गांधी जी आज ही अपना पद छोड़ने वाले हैं और एक मुस्लिम को लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन देने वाले हैं। नहीं कर रहे? उपसी। Did I just do an oopsie again? I didn't know. और देखिए इससे भी डेंजरस बात यह है कि उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि भाई हम कास्ट सर्वे करेंगे। कास्ट सर्वे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नलिन मेहता की किताब द न्यू बीजेपी को पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि बीजेपी भी जो है वो इंटरनली कास्ट सर्वेस कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, जहां पर भी वो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। ना सिर्फ अपनी पार्टी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, बल्कि जो टारगेटेड उनकी वेलफेयर स्कीम्स है वो भी सही लोगों तक पहुंच सके, उसके लिए भी इंटरनली कास्ट सेंसस कर रहे हैं। तो अपने आप में कास्ट सेंसस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप बात करने लगते हैं कि जिसको जितनी आबादी है उतना ही हक मिलेगा। यानी अगर आपकी आबादी छोटी है तो अपने लाइफ में हक भूल जाइए। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस में वो ये भी पता करवाएंगे कि किस किस कास्ट के पास कितना धन और कितनी जमीन है। कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया, अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई हो जाए। और हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करके ये काम करवा दें। और भैया मेरे हाथ में हो ना, बात सुन लो, मेरे हाथ में हो, आपने मेरे हाथ में दे दिया तो पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद मैं एमआरआई कराऊंगा। बेसिकली ये हिंट किया जा रहा है कि अगर किसी कास्ट या किसी कम्युनिटी के लोगों के पास किसी दूसरे कास्ट या किसी दूसरे कम्युनिटी के मुकाबले ज्यादा पैसा है तो शायद वो पैसा उनसे लेकर दूसरे कम्युनिटीज में बांट दिया जाएगा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब देखिए ये एक बहुत ही डेंजरस पॉलिसी होगी अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो, क्योंकि IMF भी ये मानता है कि इस तरह का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत डेंजरस पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उनका इंसेंटिव खत्म हो जाएगा पैसे कमाने के लिए कि भाई हम पैसे क्यों कमाएं, हमारा पैसा तो सारा लूट के दूसरों को बांट दिया जाता है। तो वो अपना सारा बिजनेस लेके आपका देश छोड़ के दूसरे देशों में चले जाएंगे, आपकी इकोनॉमी पर घाटा पड़ेगा। और जो गरीब लोग हैं उनको भी इंसेंटिव कम हो जाता है काम करने का, क्योंकि उनको भी लगता है कि भैया गवर्नमेंट दूसरे से पैसे लूट के हमको ऐसे ही हाथ में दे देगी, हमको काम करने की क्या जरूरत है। और देखिए अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन के बजाय ये बातें कर रहे हो कि जो टैक्स लूप होल्स है उनको बंद कर दिया जाए, ताकि जो अमीर लोग हैं उनका जितना टैक्स बनता है वो हमेशा उतना टैक्स दें, वो अपने टैक्स से तिकड़म करके निकल ना सकें। और अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन की ये बात की जा रही है कि भाई जो हम टैक्सेशन से पैसा कमा रहे हैं वो हम टारगेटेड बेनिफिट स्कीम्स लॉन्च करके गरीब से गरीब लोगों को मदद करके उनको देश की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और सोशल मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें। लेकिन राहुल गांधी जी इन चीजों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीजें तो बीजेपी की गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है और बहुत सक्सेसफुली कर रही है। आप देखिए कि जैम ट्रिनिटी, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, हर घर में टॉयलेट बनवाना, हर घर में पानी पहुंचाना, हर घर में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना, रोड्स बनवाना, ये सारे बड़े बड़े वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करके अलग अलग कास्ट के लोगों को ऑलरेडी बीजेपी देश की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल मेन स्ट्रीम से जोड़ ही रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी इसकी बात तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी ने तो ऑलरेडी ये काम कर दिया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो लोग मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं उनका पैसा भी हम लेंगे और दूसरों में बांट देंगे, क्योंकि ये लोग बदमाश है, इनके पास इतना पैसा नहीं होना चाहिए। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। याद रखिए कि कई कम्युनिस्ट कंट्रीज भी इसी तरह की रीडिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे, चाहे यूएसएसआर हो, क्यूबा हो, वेनेजुएला हो, और उन सबका बुरा हश्र हुआ है। यूएसएसआर तो टूट ही गया, क्यूबा की फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, वेनेजुएला में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। और इस तरह की कुछ कास्ट या कुछ कम्युनिटीज पर उंगली उठाकर रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की जो स्कीम है ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये एक पुरानी स्कीम है जहां कुछ कम्युनिटीज को टारगेट करके देश का विलेन की तरह दिखाया जाता है। और ये आइडिया हमारे बुद्धिजीवी राहुल जी ने डायरेक्टली नाजी जर्मनी से उठाया है। जर्मन हिस्टोरियंस ने दिखाया है कि नाजी जर्मनी में जिस तरह से राहुल गांधी जी कुछ कास्ट को टारगेट करके रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से नाजीज ने जूस को टारगेट किया था। नाजी प्रोपेगेंडा ये कहता था कि जूस ने सारा पैसा हड़प कर अपने पास रखा हुआ है और इसलिए इनसे पैसा लेकर दूसरे जर्मन्स में रिडिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। 1938 में नाजीज ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सारे जूस के ऊपर एक बड़ा वेल्थ टैक्स लगा दिया था। 2002 की एक स्टडी में पाया गया था कि नाजीज ने जूस से नियरली 4.3 बिलियन राइशमार्क
बेंचमार्क्स लूटे थे। उसके बाद 1938 में जूइश बिजनेसेस को बंद किया गया और उन सारे बिजनेसेस का पैसा भी नाजियों ने लूट लिया। और यही हालत जो जूस की नाजीज ने की थी, वो हालत राहुल गांधी जी देश में कुछ कम्युनिटीज की करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी देश की एक बहुत ही एंटरप्राइजिंग कम्युनिटी है। वो काफी बिजनेसेस ओन करते हैं और काफी रिच कम्युनिटी भी है। उनके पास दलित कम्युनिटीज और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज के मुकाबले में ज्यादा पैसे हैं। तो क्या राहुल जी ये कह रहे हैं कि वो बोहरा मुस्लिम्स के पैसे लूटकर बाकी कम्युनिटीज में बांट देंगे? यार, अगर जर्मनी से कुछ सीखना ही है तो अच्छी चीजें सीखो कि भाई उनकी जैसी इतनी बढ़िया गाड़ियां कैसे बनाते हैं, उनके जैसी इतनी बढ़िया इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, उनके जैसे इतने खूबसूरत ऑटोबान्स कैसे बनाते हैं। जितनी सक्सेसफुल उनकी फुटबॉल टीम है, उनके जैसा सक्सेसफुल हम इंडिया के फुटबॉल टीम को कैसे कर सकते हैं। लेकिन राहुल जी का टैलेंट देखिए, जर्मनी से कुछ सीखा भी तो नाजी से सीखा। इनसे कोई पूछेगा कि भाई शोले फिल्म से क्या सीखा, तो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई शोले फिल्म से हमने ये देखा कि एट द एंड ऑफ द डे अच्छाई हमेशा बुराई से जीतती है। कि भाई दो ये जो गुंडे लोग थे, क्रिमिनल लोग थे, उन्होंने अच्छाई का रास्ता निभाया और एक पूरे गांव को एक इतने खूंखार डाकू से बचाया। नहीं, वो ये नहीं सीखेंगे। वो बोलेंगे कि हमने ये सीखा कि भाई एक पूरे गांव को एफिशिएंटली लूटा कैसे जाता है। जो डर गया समझो मर गया। भारत जैसे देश में जहां पर डेकेड से इतनी डिवाइसिव कास्ट पॉलिटिक्स खेली गई है, कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से भारत के इतने सारे स्टेट्स हैं जहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है, जैसे यूपी और बिहार। जिस कास्ट पॉलिटिक्स को फाइनली हिंदुत्व और टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स खत्म कर रहे हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल गेन्स के लिए फिर से कुरेदा जा रहा है। भले ही इस पॉलिटिक्स से हम कास्ट अगेंस्ट कास्ट क्यों ना खेलने लगे और देश का दोबारा विभाजन क्यों ना कर दिया जाए। इतना ही नहीं, दोबारा 2024 में 2021 की तरफ फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और जब कांग्रेस की न्याय यात्रा को ग्राउंड पर बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, तो राहुल गांधी ने जाकर फार्मर्स प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया। वो वहां पर जाकर एमएसपी देने की घोषणा कर रहे हैं। लीगल एमएसपी, जैसे ही हमारी सरकार आएगी लीगल एमएसपी हम किसानों को पकड़ा देंगे। जबकि उनको पता भी नहीं है कि एमएसपी क्या होती है। उनको योगेंद्र यादव ट्यूशन दे रहे हैं बीच रैली में। अब पता नहीं योगेंद्र यादव एकदम फालतू के टीचर हैं या फिर राहुल गांधी फालतू स्टूडेंट है, क्योंकि इतना कोचिंग के बाद भी इनको एमएसपी और एमआरपी के बीच में डिफरेंस नहीं पता चल रहा। जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, उस पर दाम लिखा होता है ना, आपने देखा होगा। ये कैमरा खरीदा, उसके पीछे दाम लिखा होता है ना, कि भैया इससे कम का नहीं बेच सकते। पानी की बोतल पे होता है। प्रियंका गांधी जी को एमएसपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता। आपकी एमएसपी जो न्यूनतम भूल गई, दिमाग से निकल गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी पूरी कोशिश पे लगे हुए हैं कि 2021 की तरह ही 2024 में भी फार्मर्स प्रोटेस्ट को किस तरह गर्म करके देश पे वायलेंस करवाया जाए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन राहुल गांधी जी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि राहुल गांधी जी फार्मर्स प्रोटेस्ट की एक बहुत डार्क सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई जितनी आबादी उतना हक। कास्ट सेंसस करवा के वो पता करेंगे कि किस कास्ट के पास कितने पैसे हैं, और अगर एक कास्ट के पास दूसरे कास्ट से ज्यादा पैसे हैं या ज्यादा जमीन है तो उसे लेकर रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम पंजाब के फार्मर्स की बात करें तो पंजाब में जो लैंड है उसको मेनली एक कास्ट ओन करती है, और वो है जट सिख। जट सिख जो है वो पंजाब में 80 to 90% लैंड को ओन करते हैं, इसके बावजूद कि उनकी पॉपुलेशन पंजाब में 20 to 25% के बीच है। और पंजाब के जो दलित सिख हैं, जो शेड्यूल कास्ट के सिख हैं, उनकी पॉपुलेशन अराउंड 30 to 35% है। इसके बावजूद वो सिर्फ 3.5% जमीन ओन करते हैं पंजाब में। इतना ही नहीं, इन शेड्यूल कास्ट सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होती है जट सिखों के हाथों। सिक्खी ते जट्टां ने कब्जा कीता है, कहंदे साडा परिवार है। हम सिख हैं और इन लोगों ने कभी भी हमको सिख नहीं माना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी जी अपने उसूलों पर डटकर खड़े होंगे, और क्या वो जट सिखों से उनकी जमीन लेकर शेड्यूल कास्ट और दलित सिखों में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या वो ये प्रॉमिस करने को तैयार हैं? जट सिखों के पास जो एक्स्ट्रा मर्सिडीज हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रैक्टर्स हैं, क्या उनको लेकर शेड्यूल कास्ट सिखों में बांट दिया जाएगा? ये तो ब्रह्म मोमेंट हो गया यार। उसके बाद और देखते हैं, जब वो असम में यात्रा अपनी कर रहे थे तो याद रखिए कि किस तरह से उनकी प्रेजेंस में उनके सपोर्टर्स असम पुलिस से भिड़ रहे थे। और वो खुल्लम खुल्ला जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट कर रहे थे और धमका रहे थे। आप रिपोर्टर हैं भैया, आपकी क्या चलती, कहाँ चलती है? नहीं, आप बीबीसी में काम करें मगर आपकी थोड़ी चलती है। आप रिपोर्टर हैं छोटे से, आप मालिक थोड़ी हो। नहीं, आप विदेशी कंपनी। हाँ,
ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होगा ये। और इतना ही नहीं, आप याद रखिए कि एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो देश के बाहर जाकर देश का नाम खराब करते हैं और देश के बाहर जाकर बाहरी ताकतों को बोलते हैं कि आप देश में आकर दखलंदाजी कीजिए। इंडिया में 1000 साल की हिस्ट्री है कि किस तरह से बाहरी घुसपैठियों ने आकर इंडिया में कॉलोनियलिज्म किया है। उसके बावजूद राहुल गांधी जी बाहर जाकर इंडिया के अफेयर्स में हस्तक्षेप करने की बातें करते हैं। 2022 में यूके के कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जाकर बाहरी ताकतों को इंडिया में इंटरफेयर करने को कहा था। 2023 में ये कैम्ब्रिज में जाकर एक स्पीच देते हैं जिसमें कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और वहां इंटरवेंशन की जरूरत है। वो कहते हैं कि आदिवासियों को और शेड्यूल कास्ट को दबाया जा रहा है। वो बाहर जाकर सुनीता विश्वनाथ जैसे एक्टिविस्ट से मुलाकात करते हैं। सुनीता विश्वनाथ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर है, जो ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही प्रो हिंदू है जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर प्रो हिंदू है। इस ऑर्गेनाइजेशन के जॉर्ज सोरोस से भी अलेजेडली काफी गहरे संबंध हैं। जब वो यूके गए थे तो जेरेमी कॉर्बिन जैसे एंटी इंडिया लीडर से भी मिले थे जो इंडिया में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है। जब राहुल गांधी यूएस गए थे तो जावेद सेंटर में एक मीटिंग को अटेंड की थी उन्होंने, जिसको पाकिस्तान की जमात इस्लामिक ग्रुप के एक क्लोज एसोसिएट ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इतना ही नहीं, इस मीटिंग के कुछ कोऑर्डिनेटर्स तो अलेजेडली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल तंजीम अंसारी जो कि मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी के आउटरीच कमेटी के मेंबर हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी को जावेद अहमद नाम का एक इमाम लीड करता है जो कि इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी इकना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। इकना एक इस्लामिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी allegedly पाकिस्तान के जमात इस्लामी से कनेक्शंस हैं। These organizations like IAMC and ICNA have been sitting at the confluence of Jamaat and Muslim Brotherhood and have been fiercely pursuing their anti-India activities. Just a few days back, a picture of Rahul Gandhi attending a meeting in the US was doing rounds on social media, which happens to focus on Sunita Vishwanath, an Indian-American activist who is the co-founder of Hindus for Human Rights and also co-hosts events with radical organizations like Islamic Circle for North America, Council on American Islamic Relations and Indian American Muslim Council. These rabid organizations are a part of a wider Jamaat ISI nexus in the West and seek to create a rift between the nationalist social elements in India. The association of these radically inclined coordinators of the Rahul Gandhi event makes us wonder if it is a mere coincidence or does the Congress party has really been involved at the backhand of these anti-nationalist activities. और वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी लाइन को भी सपोर्ट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन को ग्लोरीफाई करती है और कश्मीर में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करती है। इसी कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया था। Muslim League is a completely secular party. There's nothing non-secular about Muslim League. अगर मुस्लिम लीग सेक्युलर है फिर तो अनन्या पांडे भी इरफान खान से बेटर एक्टर हैं। अगेन आप बताइए कि एक ऐसा इंसान है जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है इस देश का, जिसे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देश की नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उस तरह के आदमी को शोभा देता है कि वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर बैठे, पाकिस्तान की जमात इस्लामी से जुड़े हुए मीटिंग्स में जाकर बैठे, ऐसे लोगों के साथ मिले जो इंडिया में आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? ये तो वही बात हुई कि आपने एनिमल मूवी में रणवीर सिंह के बॉडीगार्ड की नौकरी बॉबी देओल को दे दी। अब देखिए, राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की तो दाद देने पड़ेगी। 2014 और 2019 में हारने के बाद फिर भी उनका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हो रहा। वह झुकेगा नहीं। इसके बावजूद कि उनके पार्टी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार करने वाली है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि ऑनेस्टली इस न्याय यात्रा का इलेक्शन पर कितना सीरियस इफेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन इस वीडियो का पॉइंट ये है कि देश में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है। किसी भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी में एक पुश एंड पुल होना चाहिए रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के बीच में। प्रॉब्लम यह है कि आज भी राहुल गांधी जैसे इनइफेक्चुअल और डेंजरस लीडर को हमारे देश में ऑपोजिशन लीडर बनाकर रखा हुआ है। एक ऐसा लीडर जो ओपनली कास्ट के नाम पर देश को डिवाइड करने पर तुला हुआ है। एक ऐसा लीडर जो देश में मेरिट को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। एक ऐसा लीडर जो सक्सेसफुल लोगों के पैसे छीनकर दूसरों में बांटना चाहता है। एक ऐसा लीडर जो भारत के दुश्मनों के साथ जाकर फॉरेन देशों में मीटिंग करता है और उसके बाद लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गई है, ऑपोजिशन खत्म हो गई है देश में। अरे भैया, आप पे भी तो इनकम्बेंट है कि आप ऑपोजिशन पार्टी से भी डिमांड करो अकाउंटेबिलिटी। हम मोदी जी से डिमांड करते हैं अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ऑपोजिशन से क्यों नहीं करते कि भैया आप एक ढंग का लीडर खड़ा करो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से ऑपोजिशन को अगर इलेक्शंस जीतने हैं तो उनको क्या चेंज करने की जरूरत है? क्या राहुल गांधी को तीसरी बार ऑपोजिशन का
लीडर बनाकर ऑपोजिशन इलेक्शन में सक्सेसफुल हो सकता है? आपके हिसाब से ऐसा कौन सा लीडर है जो बीजेपी को 2024 के इलेक्शंस में रोक सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, अगर आप राहुल गांधी जी के हमारे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।